वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप रीट की तैयारी करें जिससे कि फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन जो है वो 100% श्योर हो जाएगा। तो आप पढ़ाई इस तरीके से करिए कि आपको दोबारा रीट का एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए आप किन किन चीजों को फॉलो करेंगे, कैसे आप रीट की तैयारी को करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि आप छोटी सी चीज को मिस कर देंगे और आप चीज को समझेंगे ही नहीं, समझे बिना ही आप उसको काम कर लेंगे तो फिर वो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं जो रीट के नाम से चलती हैं, आप उनको उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फिर आप सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा पढ़ाई भी ऐसे कीजिए ना कि जिससे कि आपका सिलेक्शन जो होगा श्योर हो जाए और आपको टेंशन भी न लेनी पड़े और नेक्स्ट ईयर आपको इसके लिए दोबारा से तैयारी भी ना करनी पड़े। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि बेस्ट जो बुक्स होती हैं वो आप कलेक्ट करें और वो पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो रीट का पेपर जो है वो आने से पहले ही काफी बच्चे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसे कंप्लीट कर भी चुके हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका बेस क्लियर हो, यानी अगर आपकी समझ विकसित होगी, समझ का अगर आपका विकास हो गया तो आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड का हो या फिर मतलब आपका आरपीएससी का कोई भी एग्जाम आप देने जाएं, आपके अगर सारे बेस ही क्लियर है आपका तो आप एग्जाम में कहीं भी मात नहीं खा सकते। क्योंकि आप देखिए, अब फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आपके बहुत कम अब आएंगे। क्योंकि उसका कारण क्या है, देखिए, अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा भाई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था। वो जो है ना वो आम क्वेश्चन हो गए, वो हर किसी को आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आते हैं, जितने कितने सारे बच्चे आप एग्जाम देंगे सबको ही आते होंगे ये। अब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें बच्चों को सोचना पड़े या बच्चों को अप्लाई करना पड़े। तो इसके लिए क्या है, बेस क्लियर हो, बेस क्लियर हो, आपको कंप्लीट नॉलेज हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट रहती हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में देखिएगा जहां पर मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन कौन रीट का एग्जाम का पेपर दे सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जिसने भी ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, विद बीएड या बीएसटीसी, ये सभी बच्चे जो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी स्ट्रीम में किया हो, आपका बीए बीकॉम किया है या बीएससी किया है या एमएससी कर चुके हैं या बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ आपकी जो बैचलर एजुकेशन है, यानी कि आपका जो बीएड है या आपका बीएसटीसी है, ये होना कंपल्सरी है, ठीक है। ये बात हो गई। तो बीएसटीसी वाले बच्चे जो हैं वो क्या देंगे, वो लेवल 1 का पेपर देंगे। लेवल 1 जो आपका पेपर 1 आता है ना वो देंगे, और जिन्होंने बीएड किया है वो लेवल 2 देंगे, लेवल 2। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन क्या एक बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बीएड वाले पेपर 1 को दे सकते हैं। अभी तक तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हाँ अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अगर ये न्यूज आती है तो आपको मैं बता दूंगी। अभी तक आप यही मानकर चलिए बीएड वाले लेवल 2 का ही देंगे और बीएसटीसी वाले लेवल 1 का या पेपर 1 का पेपर जो है वो देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 150 मार्क्स का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जिसमें 30 मार्क्स आपके किसके आएंगे, साइकोलॉजी के आएंगे, है ना। बाल विकास के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बाल विकास के जो 30 मार्क्स हैं, 30 में से 28 लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और क्यों, क्योंकि उसके लिए अगर आपने अच्छे से, बाल विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि आपकी जो समझ है वो उसका विकास हो। आपने अगर अच्छे से इसको समझ लिया, आपने अपने ऊपर या फिर इसको बच्चों के ऊपर अप्लाई करना सीख लिया तो आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब आती है कि इसकी बुक्स जो है वो आप कौन सी पढ़ें।
सिलेबस जो है वो कौन निर्धारित कर रहा है? सिलेबस हमारा जो एनसीटीई के अकॉर्डिंग होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा। इसे एनसीईआरटी ये ना समझें, ठीक है। तो बाल विकास के जो 30 मार्क्स है वो कैसे आए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है आरबीएससी या एनसीईआरटी। आरबीएससी या एनसीईआरटी की आपको क्या करनी है, 11th और 12th क्लास की बुक पढ़नी है। 11th और 12th क्लास की बुक पढ़नी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आप आरबीएससी पढ़ना चाहें तो आरबीएससी जो बुक है उसमें से 11th 12th की पढ़े, और एनसीईआरटी से करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगी आरबीएससी, वो इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो स्टेट लेवल का है, और स्टेट लेवल में जो भी बुक्स होती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है। जो जिस स्टेट का एग्जाम होता है उस स्टेट की बुक ही वहीं से पेपर जो है वो बनता है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहता है। आप 6 से लेकर, ठीक है, ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात, ठीक है, कि आपने साइकोलॉजी जो है वो कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो बुक, अगर कोई बच्चे बुक पढ़ना चाहे तो आप पीडी पाठक की बुक लेकर आए मार्केट से, आपको मार्केट में मिल जाएगी पीडी पाठक की बुक, ठीक है। एसके मंगली की लेके आए, एसके मंगली, ठीक है, इनकी लेके आए। डॉक्टर वंदना जादौन इनकी बुक है, डॉक्टर वंदना जादौन की बुक है। और वो बुक जिसके ऊपर प्रभात लिखा हुआ होगा, प्रभात, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए बेस्ट है। इनमें से कोई भी एक बुक जो है वो आप लेके आ जाए। 11th और 12th क्लास की आप बुक पढ़ लें, ठीक है, काफी है। इसमें से आपके श्योर 28 या 29 मार्क्स जो है वो आपके आएंगे ही आएंगे अगर आप इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी आपके बाल विकास की, चाहे पेपर 1 वाला हो पेपर 2 वाला हो, दोनों को ही ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि हमारा तो पेपर 1 है या पेपर 2 है, तो यहाँ ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया आपका सॉरी 150 में से, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है, हिंदी। भाई कोई लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट चूज करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं। अब ये भी आपका कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। 10 मार्क्स आपके शिक्षण विधियों के होते हैं, 20 मार्क्स आपकी जो हिंदी व्याकरण होती है वो होती है। ये सबके लिए होती है, लेवल 1 हो लेवल 2 हो, ठीक है, सबके लिए होती है। तो ये आप इसके लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे हिंदी के लिए, इसके लिए 6 से 10th क्लास की आरबीएससी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी ज्यादा फर्क इतना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको आरबीएससी बुक के लिए ही बोलूंगी अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो। हाँ, आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आपको आरबीएससी नहीं, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी। एनसीईआरटी को पढ़े बिना आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप आरबीएससी पढ़े आरबीएससी पढ़ लें, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ लें, ठीक है। हिंदी के लिए एक मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है, मिश्रा पब्लिकेशन, ये, ठीक है, ये लेके आए आप और इससे पढ़ लें, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम तो इतनी सारी बुक्स बता रही हैं, तो देखो पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम क्लियर कैसे होगा, ठीक है। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही बिना पढ़े भी तैयारी करके चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उनकी तरह तैयारी नहीं करनी है। तैयारी कैसी करनी है कि दोबारा ना करनी पड़े, ठीक है। थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इंग्लिश लैंग्वेज में वही 6 से 10 तक की आप एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक, ठीक है, ठीक है। जो लेवल 1 वाले हैं वो 6 से पढ़ सकते हैं,
6 से लेके 8th क्लास की ठीक रहेगी, लेकिन आप अगर 6 से 10 तक की पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स यानी 120 मार्क्स लाने से भी कोई रोक सकता हो। ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ जो होता है वो सबका चेंज होता है। फोर्थ जो है वो सबका चेंज होता है। कैसे? यहां लिख देते हैं। देखिए, फोर्थ पार्ट में अगर आपका लेवल 1 है, लेवल 1 है यानी पेपर 1 दे रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट क्या है? ईवीएस और मैथ्स। ठीक है। ईवीएस आप 3rd, 4th, 5th आरबीएससी की बुक से पढ़ें। मैथ्स आप अगर जो लेवल 1 वाला है, लेवल 1 वाला है वो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास आरबीएससी, एनसीईआरटी। ठीक है, ये हो गया लेवल 1 वालों का। उसके बाद लेवल 2 वालों का 4th ही रहेगा ये भी। लेवल 2, लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी वाले एसएसटी का देते हैं, यानी जिसके चाहे वो ज्योग्राफी रही हो ग्रेजुएशन में, जिसकी हिस्ट्री रही हो, इकोनॉमिक्स रही हो, या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। एसएसटी वाले में, एसएसटी के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक की आरबीएससी की बुक पढ़नी है। ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं किस पे फोकस कर रही हूँ? आरपीएससी पे। ठीक है। अगर आप किसका आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बात हो गई। इसके अलावा आपको 11th और 12th क्लास, इसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ये पढ़ लिए एसएसटी। ठीक है। एसएसटी वाले बच्चों को क्या करना है? 11th और 12th क्लास की जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो ही करने हैं केवल। ठीक है। सारी आपको 11th और 12th नहीं पढ़नी है, आपको केवल 6 से लेकर 10 तक पढ़नी है। ठीक है। 6 से 10 तक की आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी पता लग जाएगा लास्ट ईयर कितने सारे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं इसी में से थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पता नहीं कौन सी गाइड पढ़ रहे थे। ये सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे आप एक बार पढ़ेंगे तो। ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है? ऐसे भी नहीं करना है कि आपको रीडिंग कर ली है फटाफट फटाफट, नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। आप एक बार समझ के पढ़ेंगे, आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा उस पर, इसलिए जरूरी है समझकर पढ़ना। साइंस मैथ के जो बच्चे हैं, भाई किसी ने एसएसटी ले रखा है, ठीक है, और किसी ने क्या ले रखा है? साइंस मैथ ले रखा है। तो साइंस मैथ के बच्चों को क्या करना है? 6 से लेकर 10th तक की मैथ और साइंस पढ़नी है। ठीक है। अब ये मैथ साइंस जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़िए। आप आरबीएससी से पढ़ रहे हैं, आप आरबीएससी से पढ़िए। ठीक है। ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, इसके लिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी, आरबीएससी तो पढ़ी नहीं है। साइंस मैथ वाले बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी या आरबीएससी दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको तैयारी जो वो है वो उसमें लग जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे फॉर्म आने दो, पहले फॉर्म आएगा, पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो एक बात बताओ भाई, इतनी सारी किताबें पढ़ोगे आप, 6 से लेकर 10th तक पढ़ोगे, क्या 2 मंथ में कर लोगे कंप्लीट? कई बच्चे जो कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? पिछले 6 महीने से लगातार आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ताकि बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद हमें जो लर्न करना है वो लर्न कर लें। ठीक है। और आप अगर फॉर्म के भरोसे ही बैठे हैं तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस। सिलेबस जो है वो कितने आपका 150 मार्क्स का है। ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका बाल विकास, 30 का हिंदी, 30 का इंग्लिश, 30 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश है, 30 मार्क्स का ही इंग्लिश है, और 60 मार्क्स का आपका 4th पोर्शन है। ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात और है कि आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो आपके सभी में आता है। आपके बाल विकास में शिक्षण विधियां जो है वो 15 मार्क्स की आती हैं, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आएगी, आपकी एसएसटी में आएगी, ईवीएस में, मैथ में, साइंस में, सभी में आती है आपकी शिक्षण विधियां। मार्केट में आपके जो शिक्षण विधियों की बुक है चौहान पब्लिकेशन की, ठीक है। मैं किसी का नाम इस तरीके से नहीं ले रही हूँ कि आपको केवल इसी की बुक जो है वो लानी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको प्रेफर कर रही हूँ बस उसके बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। शिक्षण विधियों के लिए बुक है चौहान पब्लिकेशन की, है ना, चौहान पब्लिकेशन की, ये आप लाइए। इसमें सभी तरीके की शिक्षण विधियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। शिक्षण विधियां ऐसा नहीं है कि आप एसएसटी के लिए अलग पढ़ रहे हो, हिंदी के लिए अलग पढ़ रहे हो, ईवीएस के लिए अलग पढ़ रहे हो। ये शिक्षण विधियां जो है वो सभी जगह समान होती हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी एक जैसी होती है। मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो भी डाले हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हिंदी की शिक्षण विधियां, इंग्लिश की शिक्षण विधियां सब समान है। आप टीचर बनेंगे तो शिक्षण विधियां ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट वाइज अलग होंगी, बस थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ता है कि साइंस में हमें क्या यूज कर सकते हैं, हिंदी में हम क्या यूज कर सकते हैं, बस ये, ठीक है। और वरना शिक्षण विधियां जो है वो सब समान है। आप एक बुक से ही शिक्षण विधियां जो है उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।